How are you all? Wow, great. चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर से। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड खत्म किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एरर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज एरर। आप में से कोई भी बता सकता है एरर क्या है? यस, व्हाट इज एरर? मिस्टेक। आई नो काफी सब बच्चे यही बोलेंगे मिस्टेक, बट मिस्टेक इज अ गलत जवाब। बेटा देयर इज डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड एरर। सो एरर क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलेंगे? Difference between true value and measured value is called error. क्या बेटा बोलो? Difference between true value and measured value is called error. बेटा फर्क है, एरर और मिस्टेक में फर्क है। मिस्टेक वो है जिसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, मिस्टेक वो है जिसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, मिस्टेक वो है जो हम शायद दोबारा न भी करें। बट एरर जिसको हम एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, हम चाहें कि ये नहीं आना चाहिए फिर भी वो आएगा। एंड दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड एरर। तो मिस्टेक वो है जिसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बट एरर वो है जिसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। So we can say difference between true value and measured value is called error. Now we'll go for types of error. Slowly आपको समझ में आ जाएगा कि सर एरर्स को हम क्यों एलिमिनेट नहीं कर सकते। डोंट वरी, हम थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको मेरे बताने से पहले आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों एरर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम ज्यादा से ज्यादा एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं बेटा, बट हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। और वो मेरे बोलने से नहीं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। सो वेट अ मिनट, थोड़ी देर में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम एरर्स को क्यों एलिमिनेट नहीं कर सकते, और दूसरी बात हम एरर्स को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, error, that is difference between true value and measured value is called error. Now we'll go for types of error. Types of error, उसमें सबसे फर्स्ट है instrumental error, or the same is called constant error. So instrumental error and constant error. अब आपके मन में आएगा सर इंस्ट्रूमेंटल एरर और कांस्टेंट एरर है क्या? से किसी फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का फॉल्टी कंस्ट्रक्शन हो गया बेटा, कुछ गलत कंस्ट्रक्शन हो गया, तो डेफिनेटली हमारे मेजरमेंट में एरर्स आएंगे और उस एरर को हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एमीटर देखा है, वोल्ट मीटर देखा है बेटा, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। उसमें एक पॉइंटर होता है, एक्चुअली
यहाँ पे रीडिंग्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, और यहाँ पे ऐसे डिविजन्स होते हैं बेटा, बीच में से डिविजन्स होते हैं। से आपका पॉइंटर यहाँ पे है, सो योर रीडिंग इज 0, पॉइंटर ऐसा मूव होके 1 पे आ गया, 2 पे आ गया, 3 पे आ गया एंड सो ऑन। जब हमारा करंट बंद हो जाएगा तो एमीटर जो है इसका जो पॉइंटर है इट शुड बी एट 0, बट कभी कभी ड्यू टू सम एरो होता है, क्या है, मान लो हमारा जो पॉइंटर है जो 0 तक आना चाहिए वो 0 तक आ ही नहीं पाता, वो सिर्फ यहीं तक आ पाता बेटा, उसके बैक जा ही नहीं पाता। मतलब हम मेजरमेंट लेंगे यहां से बट हमारा डिफ्लेक्शन होगा यहां से, तो इतना तो डिफरेंस हर रीडिंग में आएगा ही आएगा ना। और ये जो एरर है ये किसकी वजह से आ रहा है बेटा बोलो? इस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से। इसका कंस्ट्रक्शन ही फॉल्टी हो गया बेटा, इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर और कांस्टेंट एरर। हो सकता है हमारा 0 यहाँ पे है, हमारा 0 यहाँ पे है और हमारा पॉइंटर यहाँ तक आ जाता है, फिर भी बेटा इतने का तो डिफरेंस रहेगा ही ना हर बार, क्योंकि इतना ही डिफरेंस हर रीडिंग में आएगा। हम जब कभी भी इसको यूज करेंगे वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए, इतना डिफरेंस हमेशा आएगा बेटा, और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एरर हर रीडिंग में होगा, इसके लिए इसको कांस्टेंट एरर भी बोलते हैं। से ये हमारा थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में क्या रहता है बेटा बोलो? सो थर्मोमीटर में हमारे पास मर्क्यूरी होता है, इसको बोलते हैं मर्क्यूरी मैनोमीटर, या टेम्परेचर वाला भी पार्ट। मैनोमीटर और थर्मोमीटर दो अलग अलग है बेटा। मैनोमीटर हमारा प्रेशर मेजर करता है, कभी डॉक्टर के पास जाइए वो हमारे हाथों में एक पट्टी बांधता है और मैनोमीटर का पंपिंग करता है, सो उसके अंदर का मर्क्यूरी का लेवल ऊपर 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 राइज होता है। उसका लेवल कहां तक राइज होता है उस पर पता चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या है। आपको याद दिला दूं, 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा हायर एंड लोअर प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का लोअर एंड हायर प्रेशर होता है 120/80, यस और नो? ठीक उसी तरह से हमारा थर्मोमीटर भी है बेटा, उसके अंदर भी मर्क्यूरी होता है, वो कहां तक राइज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर क्या है। सो बेटा मान ले हमारा कैलिब्रेशन यहां से हुआ है 0 से लेके ऐसे करते 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 बेटा 100 डिग्री सेल्सियस तक, और जो हमारे मर्क्यूरी का लेवल है एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए 0 के जस्ट सामने होना चाहिए बेटा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मर्क्यूरी का लेवल ऐसा ऊपर 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 राइज होना चाहिए। बेटा मान ले कंस्ट्रक्शन करते समय कुछ फॉल्ट हो गया, हमारा कैलिब्रेशन यहां से है और मर्क्यूरी इज प्लेस समवेयर ओवर हियर, तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मर्क्यूरी तो यहां से राइज होने वाला बेटा, यहां से ऐसा राइज होने वाला, और हम मेजरमेंट यहां से ले रहे हैं तो इतना डिफरेंस तो हर रीडिंग में आएगा ही आएगा। इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है बेटा, हम एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, हम परफेक्ट मेजर भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम इस इंस्ट्रूमेंट के साथ ही है। इसके लिए हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। और चूंकि जब कभी भी रीडिंग लेंगे हमें इतना ही डिफरेंस हर रीडिंग में आएगा, इसके लिए हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट एरर। सो होप यू आर गेटिंग दिस। So the first was instrumental error or constant error, and it is due to faulty construction of an instrument. And as we are getting a fixed amount of difference between true value and measured value every time, hence it is also called constant error. Second one is systematic error. Second one is systematic error.
सिस्टमैटिक एरर। बेटा ये सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? व्हाट इज द सिस्टमैटिक एरर? सी अभी तक तो आप लोगों का कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ बेटा। सिस्टमैटिक एरर, अभी तक तो आप लोगों का कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, सो दैट आपका प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट नहीं हुआ। बट जैसे आप लोग कॉलेज में जाओगे, आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, एट दैट टाइम यू विल कम टू नो कि कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले उसमें ढेर सारे एडजस्टमेंट्स करने के रहते हैं बेटा। 10 तक हम लोगों को प्रैक्टिकल्स लैब, मतलब प्रैक्टिकल्स के लिए लैब में लेके जाते थे, बट प्रैक्टिकल्स करवाते नहीं थे बेटा हम लोगों से, सिर्फ उनको दिखा देते थे, दैट्स ऑल। बट कॉलेज में तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों को परफॉर्म करने पड़ेंगे बेटा। और वो जब परफॉर्म करने के लिए जाओगे तो आपको पता चलेगा, अगर कोई इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट करना है तो उसमें ढेर सारे कनेक्शंस करने पड़ते हैं, ढेर सारे कनेक्शंस करने पड़ते हैं। कभी कभी कोई इंस्ट्रूमेंट का जो बेस होगा, बेस वो एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए बेटा, एकदम हॉरिजॉन्टल। कोई मुझे बताएगा आप लोगों में से हॉरिजॉन्टल मींस व्हाट एंड वर्टिकल मींस व्हाट? एनी ऑफ यू? What do you mean by horizontal and what do you mean by vertical? ठीक है, कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं स्लीपिंग लाइन, फ्लैट लाइन। लिसन बेटा ना, एक फिजिक्स में टर्म होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो एक स्लीपिंग लाइन है वो किसी दूसरे पर्सन के लिए स्टैंडिंग लाइन हो सकता है, और जो किसी एक पर्सन के लिए स्टैंडिंग लाइन है वही दूसरे पर्सन के लिए स्लीपिंग लाइन भी हो सकता है। ये हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे बेटा, डोंट वरी। मैं आपको बता दूं, जब आप सुनेंगे ध्यान से, मैं आपको बता दूं, पैरेलल या हॉरिजॉन्टल मींस होता है पैरेलल विद द अर्थ सरफेस। जो चीजें भी अर्थ सरफेस के साथ पैरेलल होती हैं उनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, एंड अ लाइन perpendicular to the earth surface is called vertical. Keep in mind बेटा, आज के बाद कोई पूछेगा what do you mean by horizontal and vertical, then don't say standing and sleeping. Say a line parallel to the earth surface is called horizontal and a line perpendicular to the earth surface is called vertical. So कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका बेस अर्थ सरफेस के साथ एकदम पैरेलल होना चाहिए, लेवल हो, स्प्रिट लेवल के हम उसके बेस को एडजस्टमेंट की वजह से एरर्स आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। होप यू आर गेटिंग विद दिस कि सिस्टमैटिक एरर क्या है। ड्यू टू इनप्रॉपर सेटिंग्स, ड्यू टू इनप्रॉपर एडजस्टमेंट्स, जो एरर्स आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। किसने मेरे को बोला सर डेफिनेशन लिख के दो? डोंट वरी बेटा, मैं बताऊंगा, सबको लिखने के लिए बताना है। हमारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत क्लियरली अच्छे से दिए हुए हैं, तो हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा उसको क्या लिखना है, कहां तक लिखना है। सबके पास टेक्स्ट बुक खरीद लिया ना सब लोगों ने? मैं बताऊंगा कहां से लिखना है बेटा, डोंट वरी। फिलहाल सिर्फ समझने। तो दो तरह के हम लोगों ने एरर्स पढ़े अभी तक, एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर और कांस्टेंट एरर, दूसरा है सिस्टमैटिक एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर किसी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, बनाते समय कुछ गड़बड़ हो गया बेटा इंस्ट्रूमेंट में, तो वहां पे जो एरर आएंगे, इंस्ट्रूमेंट
कि फॉल्टी होने की वजह से उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर और कांस्टेंट एरर। और जो दूसरा है सिस्टमैटिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। बिकॉज मैंने बताया ना बेटा, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स का सेटिंग्स करना पड़ता है, उनका एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। अगर हम लोगों ने प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं किया तो डेफिनेट now third one, that is nothing but just personal error. What is personal error beta? What is personal error? ओके, पर्सनल एरर देखो क्या है। ओके, ओके, नाउ थर्ड वन इज पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर क्या है बेटा? चलो एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। यस, सो पर्सनल एरर क्या है? एग्जांपल बेटा, अगर आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज साउंड इन एयर, okay, speed of sound in, बेटा माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे माउंटेन है और यहाँ पे पर्सन यहाँ पे स्टैंडिंग है विथ गन एंड स्टॉप वॉच, और यहाँ पर भी एक पर्सन स्टैंडिंग है विथ गन एंड स्टॉप वॉच। नाउ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस से, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, डिस्टेंस वी नो। डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड आ जाएगा। सो हियर डिस्टेंस इज नोन टू यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी हमें पता है। सिर्फ हमें क्या जानना है बेटा, बोलो? हमें जानना है कि साउंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है। वंस वी गॉट टाइम,
टाइम के वैल्यू को यहां पे रख दो, हमें स्पीड आ जाएगा। वंस यू गॉट कि साउंड को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, टाइम के वैल्यू को यहां पे रख देंगे, हमें स्पीड आ जाएगा बेटा। सो एज आई टोल्ड यू कि दिस पर्सन इज हैविंग गन एंड stopwatch. So this person will fire the gun. जैसे गन फायर करेगा, यहां से दो एनर्जी बाहर निकलेगी बेटा। बोलो कौन कौन सी एनर्जी? Which two energy will release when this person will fire the gun? कौन सी दो एनर्जी निकलेगी बेटा यहां से? यस, साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, दो एनर्जी बेटा। साउंड एनर्जी एंड सेकेंड इज लाइट एनर्जी। दो एनर्जी यहां से निकलने वाली हैं, साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। बेटा लाइट का स्पीड आप लोगों को पता है? डू यू नो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? लाइट का स्पीड है, यहां देखो बेटा, यहां पे लिखता हूं लाइट का स्पीड, यहां पे लिखता हूं, उसको रब कर देता हूं। यहां देखो, जो लाइट का स्पीड है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यस, 3 लाख किलोमीटर का मतलब जानते हो बेटा? जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। उसका डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा? बोलो 12800 किलोमीटर। और एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 3 लाख। मींस 3 लाख को 12800 से डिवाइड करो बेटा, अप्रॉक्स 25 टाइम्स आता है। मतलब हमारा लाइट एक सेकंड में अर्थ के डायमीटर का 25 टाइम्स बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक सेकंड में। पता ना, एक सेकंड कितना छोटा सा समय बेटा, बट एक सेकंड में हमारा लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? अर्थ के डायमीटर का अप्रॉक्स 25 टाइम्स बड़ा डिस्टेंस। तो उसको इतना सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम लगेगा क्या? टाइम ही नहीं लगेगा बेटा। लेकिन जो हमारा साउंड है, साउंड का स्पीड जो होता है, साउंड का स्पीड भी ये होता है 340 मीटर पर सेकेंड। 340 मीटर पर सेकेंड। अब 340 मीटर पर सेकेंड अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.34 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में साउंड ट्रैवल कर रहा है 0.34 किलोमीटर का डिस्टेंस, और एक सेकेंड में हमारा लाइट ट्रैवल कर रहा है 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस। कोई कंपैरिजन ही नहीं है बेटा। यही रीजन है जब हम लोग दीपावली में रॉकेट चलाते हैं बेटा, और रॉकेट ऊपर जाता है तो पहले हमको उसका फ्लैश लाइट दिखाई देता है और थोड़ी देर के बाद उसका साउंड सुनाई देता है। रीजन बहुत ऑब्वियस है, साउंड का स्पीड ना के बराबर है और लाइट का स्पीड बहुत 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 ज्यादा है बेटा। तो लाइट तो फट से हमारे पास आ जाता है, लेकिन साउंड आते आते हम तक आता है। एग्जैक्टली वही चीज यहां पर भी होगा। जैसे ये पर्सन ए गन को फायर करेगा, यहां से साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी दोनों साइमल्टेनियसली रिलीज होंगे। लाइट को यहां तक पहुंचने के लिए कोई समय ही नहीं लगेगा। मतलब जैसे इसने गन फायर किया कि लाइट यहाँ पे पहुंच भी जाएगा। और यहाँ वाला पर्सन इज रेडी विद द स्टॉप वॉच, वो स्टॉप वॉच के साथ रेडी है बेटा। जैसे वो लाइट को देखेगा, स्टॉप वॉच को ऑन कर देगा। और जो हमारा साउंड है, साउंड बेटा ऐसे
धीरे धीरे पहुंचते 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 यहां तक पहुंचेगा बेटा, साउंड पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंचेगा, और जैसे उस साउंड को सुनेगा वो स्टॉप वॉच को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। साउंड और लाइट दोनों साथ में निकले थे यहां से, लाइट तो एट द सेम टाइम यहाँ पे पहुंच गया, करके उसने स्टॉप वॉच को ऑन किया, और साउंड धीरे 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 जब उसके पास पहुंचा, उसने साउंड को सुना, फिर से उसने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, और इस तरह से बेटा उसको पता चल गया कि वो साउंड को ए से बी पोजीशन तक जाने के लिए कितना टाइम लगा। नाउ डिस्टेंस दे नो ऑलरेडी, टाइम से डिवाइड कर दिया बेटा, उनको स्पीड पता चल जाएगा। होप यू आर गेटिंग में दिस। मेरा बात सबको समझ में आया बेटा, मैंने क्या बोला? यस, ओके। अब मेरी बात सुनो ना बेटा, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड आउट करने के लिए। बेटा एक बार इसने गन फायर किया, इसने टाइम मेजर कर लिया और हमें स्पीड पता चल गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। सेकेंड टाइम एक गन को फायर करेगा एंड दिस पर्सन विल हियर द साउंड, विल सी द लाइट, और स्टॉप वॉच को ऑन ऑफ करके ए टाइम को मेजर करेगा, और ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और बाद में सबका एवरेज वैल्यू निकाल के स्पीड फाइंड आउट करते हैं। अभी किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर स्पीड ऑफ साउंड क्या है, तो स्पीड ऑफ साउंड 330 से 340 मीटर पर सेकेंड के बीच में वैरी करता है एट एनटीपी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो स्पीड ऑफ साउंड इज 330 टू 340। मैं 330 टू 340 क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया रहता है, बट 330 से 340 के बीच में रहता है एट एनटीपी। यस, खैर ये तो नॉर्मल प्रोसीजर मैंने आपको बताया। तो आप बोलोगे सर इसमें फिर एरर क्या है, इसमें एरर क्या है? अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अब आपको एक्चुअल इसका मीनिंग समझेगा कि एरर वो होता है जिसको हम शायद कभी एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। अच्छा, आप लोगों में से मैं जान सकता हूं, कोई भी मुझे आंसर दे सकता है? ऑप्टिकल नर्व क्या होता है? व्हाट इज ऑप्टिकल नर्व? व्हाट इज ऑप्टिकल नर्व? आपको याद दिला दूं, ह्यूमन आई में हम लोगों ने पढ़ा था। यस, इन आई हमारे आंखों में प्रेजेंट होता है बेटा, एक्चुअली वो रेटिना के साइड पे प्लेस होता है ऑप्टिकल नर्व। उसका फंक्शन क्या है बेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल नर्व? यस, आपको बता दूं बेटा, जो ऑप्टिकल नर्व है उसका फंक्शन क्या होता है। पहले आपको सबसे पहले कोई भी चीज, जब कोई भी चीज आप देखते हो तो हमारे देखने के बाद ऑप्टिकल नर्व उसका सिग्नल किसको देता है? ब्रेन को देता है। ब्रेन उस कंसर्न पार्ट को ऑर्डर करेगा। जैसे यहाँ पे बेटा जो पर्सन बी है, जो सबसे पहले लाइट को देखने के बाद स्टॉप वॉच को ऑन करता है और साउंड सुनने के बाद उसको ऑफ करता है, तो जैसे ही वो पर्सन लाइट को देखेगा, ब्रेन को सिग्नल जाएगा वाया ऑप्टिकल नर्व कि भाई लाइट दिख गया, अब ब्रेन हमारे थंब को ऑर्डर करेगा स्विच ऑन द स्टॉप वॉच, और जैसे साउंड सुनाई देगा बेटा ईयर से, फिर हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाएगा वी हर्ड द साउंड, फिर हमारा ब्रेन थंब को ऑर्डर करेगा स्विच ऑफ द स्टॉप वॉच। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं बेटा, इज इट पॉसिबल कि जैसे ही आप लोगों ने लाइट देखा वैसे स्टॉप वॉच को ऑन कर दोगे, या जैसे साउंड को सुना वैसे स्टॉप वॉच को ऑफ कर दोगे? इज इट पॉसिबल? सवाल ही नहीं होता बेटा, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है। तो थोड़ा एरर तो यहाँ पे वैसे ही आ रहा है, क्या हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं, प्रैक्टिस से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं बट एलिमिनेट नहीं कर सकते बेटा। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड एरर। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गया, गलती से कोई मिस्टेक हो गया, आप सेकेंड टाइम उसको एलिमिनेट कर लोगे, संभल के वो काम करोगे कि वो मिस्टेक दोबारा ना हो।
बट एरर तो वो है, आप चाहो न चाहो वो अगर होगा ही होगा। होप यू आर गेटिंग में दिस। ओके, खैर अभी तक मैंने पर्सनल एरर आपके साथ डिस्कस ही नहीं किया। ये तो सारा मैं नॉर्मल प्रोसीजर के बारे में बात किया। अब पर्सनल एरर क्या है? मान लो जो पर्सन लाइट को देखने वाला है, साउंड को सुनने वाला है, मान लो बेटा उसकी आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको लाइट दिखाई नहीं दिया और अपने अंदाजिफिकेशन से उसने स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया। उसको मान लो आंख बराबर है, लाइट बराबर देखा, कानों में प्रॉब्लम है बेटा, उसको सुनाई नहीं दिया, फिर से दिक्कत है। मान लो बेटा वो आंख और कान दोनों से परफेक्ट है, दिमाग से ही थोड़ा ढीला है बेटा। देखने के थोड़ी देर के बाद उसको समझ में आ गया, अरे अरे मेरे को तो स्टॉप वॉच ऑन करना था, अरे बाप रे मेरे को तो ऑफ करना था। हो गया ना बेटा कल्याण। होप यू आर गेटिंग विद दिस। सो ये है हमारा पर्सनल एरर। किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अगर हमारे रीडिंग्स में एरर आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा पर्सनल एरर, ह्यूमन एरर। यस, मेरा पॉइंट सबको समझ में आया है वाला? ओके ओके ओके। तो बेटा अभी हम आ जाते हैं अपने फोर्थ एरर पे। अभी हम अपने फोर्थ एरर पे आ जाते हैं। मैंने बोला ना देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट वाला एरर क्या था बेटा बोलो? फर्स्ट वाला एरर क्या था? इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड वाला क्या था बेटा बोलो? सेकेंड वाला वो सिस्टमैटिक एरर। थर्ड वन इज पर्सनल एरर। एंड नाउ फोर्थ वन, fourth one is random error. रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर क्या होता है? ये बात तो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस करी है कि हमारे फिजिक्स में हमारे अलग अलग सेक्शंस हैं। मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, हीट, लाइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, रिलेटिविटी, बहुत सारे हैं बेटा। हीट वाले टॉपिक्स के भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है बेटा। ऐसा बोलते हैं कि जब कभी भी हम हीट वाले एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, जब कभी भी हम हीट वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है दैट शुड रिमेन्स द सेम। जितने समय तक हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं उतने समय तक हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा मैं आप लोगों से पूछता हूं, इज इट पॉसिबल कि हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? इसका आंसर है नो, नहीं रह सकता बेटा। बिकॉज हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है इट टोटली डिपेंड्स पोजीशन ऑफ
हाँ बेटा, सो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे रैंडम एरर. सो व्हाट इज द रैंडम एरर? सो एज आई टोल्ड यू, हमारे फिजिक्स में ढेर सारे सेक्शंस होते हैं. एज आई टोल्ड यू, मैकेनिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, साउंड है, हीट है, लाइट है, बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं. तो अगर हम कभी भी हीट का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो कंपल्सरी हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट. फिर वो चेंज नहीं होना चाहिए बेटा. बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हमारे हमारे अर्थ और सन के बीच का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है बेटा, कंटिन्यूअसली चेंज होता है. और हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर सन और हमारे बीच के पोजीशन पे ही तो डिपेंड करता है बेटा. सन हमसे जितना ज्यादा दूरी पे होगा, हमारा सराउंडिंग उतना कूल होगा, और हमारे बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा, हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा. ओके, बढ़िया. यस, ओके. सो सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा नेट इश्यूज है, बट ठीक है, चलो बेटा अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था रैंडम एरर. रैंडम एरर मैंने बताया ना बेटा, हमारे और सन के बीच का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होता है. सो हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर भी चेंज होता है. और ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग कोई भी हीट वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बेटा उसमें एरर्स आएंगे. अब आप मुझे बताओ, क्या आप इस एरर को एलिमिनेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आप अर्थ का जो रिवोल्यूशन है अराउंड द सन, उसको स्टॉप नहीं कर सकते. एंड हेंस आप सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं कर सकते बेटा, और इस एरर को हम एलिमिनेट ही नहीं कर सकते. दूसरा कहते हैं कि जब कभी भी हम
इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए, वोल्टेज शुड रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा हम अपने मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुंबई वाले बड़े अच्छे लोग होते हैं बेटा, टाइम पे अडानी का, रिलायंस का, टाटा का बिल भरते हैं और वो लोग भी उसी शिद्दत से हमें सर्विस भी देते हैं बेटा, कभी भी कुछ इलेक्ट्रिकल इश्यूज से नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट वही कभी अपने नेटिव प्लेस साइड में चले जाओ, गांव साइड में चले जाओ, कभी इतना ज्यादा वोल्टेज रहता है कि बल्ब ऐसा बड़ा फूट जाता है बेटा, और कभी इतना कम वोल्टेज होता है कि हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, वो पता भी नहीं चलता कि वो ग्लो हो रहा है। टीवी देखने बैठे हैं तो लगता है हम लोग बेटा डिस्को में बैठे हैं, कभी इतना ज्यादा वोल्टेज, इतना ज्यादा ब्राइटनेस रहेगा, कभी एकदम टीवी ऑलमोस्ट कम कम होकर बंद भी हो जाता है। और ये सब किसकी वजह से होता है? वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है बेटा। इट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होगा और उस समय पे हम कोई रीडिंग्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें एरर आना है, और ऐसे एरर को हम बोलेंगे रैंडम एरर। हम कोई थर्मल वाला, हीट वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली हमारे रीडिंग्स में एरर्स आएगा बेटा, और इन सारे एरर्स को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। बेटा ये हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर के ऊपर ही डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर ये सब फ्लक्चुएट होता रहता है, और इन सब के फ्लक्चुएशंस की वजह से जो एरर्स आता है उन्हीं एरर्स को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। होप यू आर गेटिंग दिस, सबको मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एरर क्या है एंड टाइप्स ऑफ एरर क्या है। तो एरर क्या है बेटा? व्हाट इज एरर? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। बेटा मिस्टेक और एरर सेम नहीं है, मैंने पहले ही बताया, और अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सच में मिस्टेक और एरर सेम नहीं है, क्योंकि मिस्टेक वो होता है जो हम नेक्स्ट टाइम करेक्ट कर सकते हैं, बट एरर वो होता है जो हम चाहेंगे फिर भी हम उससे करेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक मिनट रुक, एक दो मिनट रुक जाओ बेटा, अभी वही पॉइंट सिर्फ डिस्कस करने का बाकी है कि हाउ टू मिनिमाइज द एरर। यस, फाइन। सो मैं बता रहा था कि एरर क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज एरर। एंड टाइप्स ऑफ एरर में हमारे पास चार तरह के एरर्स हैं बेटा। फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट एरर। सेकंड, सिस्टमैटिक एरर। थर्ड, पर्सनल एरर। फोर्थ, रैंडम एरर। ठीक है, नाउ हम अगले पार्ट पे आ जाते हैं, हाउ टू मिनिमाइज द एरर। एरर को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते बेटा, बट जरूर मिनिमाइज तो कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? व्हाट आर द मेथड्स फॉर दैट? तो उसके लिए सबसे पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड इज कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें मेजर करना है, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी बिगर वन, वो बड़ा होना चाहिए बेटा, तो एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको किसी एक मोबाइल का लेंथ मेजर करने के लिए बोला तो आपके लिए बहुत सिंपल है बेटा, स्केल लेके आओगे, आप इसको मेजर करके बता दोगे व्हाट इज द लेंथ। इवन ब्रेड्थ बोला तभी भी सिंपल है बेटा। एक बार थिकनेस बोलेगा ना फिर भी इट्स ओके, विल मैनेज। बट अगर किसी ने आपको, आपका जो रिफिल होता है ना पेन के अंदर का रिफिल, वो रिफिल का थिकनेस मेजर करने के लिए बोला तो त्रास। पतला सा वायर दिया, बोला इसका थिकनेस मेजर करो, तो लेजी वाला त्रास।
यस, मतलब जो ऑब्जेक्ट जितना छोटा होगा, माइन्यूट होगा, उसको मेजर करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है हम उसको अच्छे से इजीली मेजर कर पाएंगे बेटा। तो ये था फर्स्ट वन, दैट फिजिकल क्वांटिटी शुड बी बिगर वन सो दैट वी कैन मेजर इट नाइसली, प्रॉपरली, करेक्टली बोल सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज लीस्ट काउंट। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर लीस्ट काउंट क्या होता है? तो बेटा लीस्ट काउंट देखो क्या होता है, जरा सब देखो ध्यान से यहाँ पे। व्हाट इज द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या है? एलसी, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। ये हमारा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है बेटा, ये हमारा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बोलो? लिस्ट काउंट इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। आपको बता दूं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं उसका लिस्ट काउंट बहुत छोटा होना चाहिए। वो जितना छोटा होगा बेटा हम उसको उतने अच्छे से करेक्टली मेजर कर पाएंगे, एरर के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं बेटा। तो लिस्ट काउंट शुड बी स्मॉलर वन। बट लिस्ट काउंट क्या होता है, खैर आप जब कॉलेज में जाओगे तो प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताया जाएगा। मैं अभी बता देता हूं कि लिस्ट काउंट क्या होता है। स्मॉलेस्ट डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा आपका स्केल है, आपका स्केल है से आपका स्केल 15 सेंटीमीटर है बेटा, 15 सेंटीमीटर का स्केल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा 15 है बेटा। 1 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स होते हैं? 10। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन कितने का हो गया यहां पे बोलो? स्मॉलेस्ट डिवीजन कितने का हो गया? 0.1 सेंटीमीटर, हाँ या ना? स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.1 का हुआ कि नहीं? यस। एंड नीचे क्या? नंबर ऑफ डिविजन्स। तो बेटा 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स है, तो 15 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स हो जाएंगे बोलो? 150। तो यहां पे लिख देंगे 150। इसको सॉल्व कर लो बेटा, जो आएगा वो तुम्हारा है लिस्ट काउंट। यस। सो हम लोग कैसे एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं? जैसे हमारी बात हुई है कि हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते बट मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। तो कैसे मिनिमाइज करेंगे? देखो उसका मैंने बता दिया बेटा। पहला, हम लोग जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है इट शुड बी अ बिगर वन। सेकेंड, इसका जो लिस्ट काउंट होता है इट शुड बी वेरी स्मॉल। और लिस्ट काउंट होता क्या है? तो देखो मैंने एग्जांपल भी दिया और फार्मूला भी बता दिया। स्मॉलेस्ट डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। स्मॉलेस्ट डिवीजन कितने का है? 0.1 का, एंड नंबर ऑफ डिविजन्स 150। होप यू आर गेटिंग दिस। यस, ओके। एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो बेटा। द थर्ड वन इज रिपीटिशन। एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के लिए जो तीसरा वे है वो है रिपीटिशन। आप बोलोगे सर रिपीटिशन? बेटा कोई भी चीज को बार बार परफॉर्म करना।
आप खुद सोच के देखो बेटा, कोई भी चीज को जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो यू विल बी नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, उतने कूल फील नहीं करोगे बेटा। बट वही चीज को सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, जितनी ज्यादा बार करोगे हर बार आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता जाएगा, यू विल फील कंफर्टेबल, और आप शायद एक्यूरेट तो नहीं बट यू विल बी वेरी क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू तक मेजर कर सकते हो। तो रिपीटिशन, तीसरा मेथड क्या है, रिपीटिशन। बट एक बात बोलू बेटा, ये जो रिपीटिशन वाली बात है ना, सुनने में अच्छी लगती है, करने में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। ट्रस्ट में, जिस दिन रिपीटिशन की बात मेरी याद आएगी ना बेटा, आप सच में मेरे को याद करके हंसोगे। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? सुनना जरा ध्यान से। पहली बात, अब जब आपका कॉलेज चालू होगा, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को कॉलेज जाना है सोच के बड़ी खुशी हो रही होगी, बट ट्रस्ट में, कॉलेज में 7 दिन में ऐसे पक जाओगे ना बेटा, कॉलेज की तरफ देखने का भी इच्छा नहीं होगा। तुमको लगेगा हमारा स्कूल वाज मच 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 बेटर देन कॉलेज। एनी हाउ, अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप कॉलेज में जाओगे तो पहले आपके लेक्चर्स होंगे बेटा, लेक्चर्स के बाद आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो लेक्चर्स में कितना समझेगा नहीं समझेगा गॉड नोस, तो ये तो ऐसे ही पक्का रहेगा बेटा, दिमाग पक्का रहेगा। उसके बाद हम लोग लैब में जाएंगे। अब लैब में फैन नहीं होता, बहुत गर्मी होगी। दूसरी बात, हम बैठ नहीं सकते, खड़े रहना है, तो खड़े खड़े पैर दुखेगा बेटा। बाजू में केमिस्ट्री लैब होगा तो मस्त मस्त स्मेल आता रहेगा, नाक ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा उस स्मेल से, नाक क्या दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इतनी खुशबूदार स्मेल्स आती है केमिस्ट्री लैब से। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा ना, आधे से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स खराब रहते हैं, जल्दी से रीडिंग्स नहीं आती। कैसे? तो बेटा मर मर के ना बेटा एक रीडिंग आती है, वो भी कम से कम आधे एक घंटे के बाद एक रीडिंग आती है। वैसे वैसे हमको 7-8 रीडिंग फाइंड आउट करना रहता है। तो हम लोग जब पहला रीडिंग फाइंड आउट कर लेते हैं, बड़ी खुशी होती है, जाके सर को दिखाते, सर दिस इज द रीडिंग। सर को देख के भी अच्छा लगता है, सर ऐसा टिक मारते हैं सही है, और जाके बोलते जाओ और 5 रीडिंग फाइंड आउट करो। जब सर बोलते और 5 रीडिंग फाइंड आउट करो, तब तो बेटा मन से एक ही चीज निकलती है, होप मेरे दिल की भावना आप तक समझ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाहता था। यस, ऐसा ही होता है बेटा, ऐसे ही चीजें आपके दिल से निकलेगी जब आपके सर ऐसा बोलेंगे रिपीटिशन के लिए। बट बेटा प्लीज सर को ऐसा नहीं बोलने का, बिकॉज सर तो आपका भला ही चाहते हैं, यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से सॉल्व करो उसको, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो। तो अच्छे से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए रिपीटिशन इज मस्ट बेटा। तो आज के बाद अगर कभी भी सर ऐसा बोलेंगे तो ऐसी चीजें ना करना, इसमें सर का कोई बेनिफिट नहीं है और सर का आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। बट जो चीजें सोचो ना बेटा, आप खुद सोच के देखो, फर्स्ट टाइम करेंगे हम उतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, सेकेंड टाइम डेफिनेटली हमको ज्यादा बेटर लगेगा बेटा, सेकेंड टाइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जाते जाते वी विल बी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, एंड हेंस रिपीटिशन इज मस्ट। सो बेटा मैंने आपको एरर बता दिया, टाइप्स ऑफ एरर बता दिया, और ये भी बता दिया कि उस एरर को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। सो उसके 3 मेथड्स हैं। पहला बोल दो बेटा क्या है, वी हैव टू यूज अ बिगर फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड least count should be smaller one, and third one is a repetition. Hope you are getting me this. सबको मेरी बात समझ में आई है बेटा? ठीक है। सो इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब इसमें 3-4 चीजें और मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, 3-4 चीजें और भी आपके साथ डिस्कस करनी है। जैसे चाहिए तो बेटा लिख के रखो, मैं बोलता हूं, लिख के रखो सब लोग। आपको सबसे पहले पढ़ना है
how to measure the length, how to measure the mass, how to measure the time, ये सारी चीजें आपको मेजर करनी है बेटा. How to measure the solid angle, और ये जो हमारे यूनिट्स हैं इनको लिखने की अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं बेटा. एक 6 to 7 पॉइंट्स हैं, और सबसे लास्ट में है सिग्निफिकेंट फिगर. बस इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, मतलब हमारा पूरा फिजिक्स खत्म, मतलब आई मीन ये मेजरमेंट वाला जो पार्ट है खत्म हो जाएगा. और ये जो मैंने नाम लिए जिनको आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं कि हाउ टू मेजर द लेंथ, हाउ टू मेजर द मास, हाउ टू मेजर द टाइम, सॉलिड एंगल को कैसा मेजर करने का, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं यूनिट्स लिखने के, और सिग्निफिकेंट फिगर क्या है. तो 6 चीजें मैं आपको बोलता हूं, आप लोग प्लीज घर से पढ़ना बेटा. घर से जो बुक्स, सब लोगों ने टेक्स्ट बुक खरीद लिए क्या? सब लोगों ने टेक्स्ट बुक्स खरीद लिए? यस. तो बेटा वो घर पे जाके वो टेक्स्ट बुक में प्लीज एक बार पढ़ना इसे. फिर मैं तो नो डाउट आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा ही, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा आपके साथ. बट एक बार थोड़ा आप पढ़ के आओगे तो थोड़ा आपको कंफर्टेबल फील होगा. ठीक है. फिर जो जो चीजें नहीं रहेंगी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. नो डाउट आप लोगों ने वो यहाँ पर भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा बेटा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है. ठीक है. बट एक बार फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे उसको. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम आप सब प्लीज पढ़ के आना. अभी यहाँ पे एक छोटा सा चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, पैरेलक्स मेथड. पैरेलक्स मेथड क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और शायद सॉलिड एंगल को का मतलब क्या होता है अगर मैं मेजर कर सका या बता सका तो मैं वो भी आपको बताता हूं. ये दो चीजें अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, पैरेलक्स मेथड एंड सॉलिड एंगल के बारे में. तो सबसे पहले हम पैरेलक्स मेथड के बारे में पढ़ते हैं. सब रेडी हैं सीखने के लिए बेटा? पैरेलक्स मेथड सब सीखने के लिए रेडी हैं? यस. चलो देखो यहाँ पे, सब देखो ध्यान से. बोर्ड एकदम क्लियर दिख रहा है सबको? बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है? यस. मैं आपसे जानना चाहता हूं व्हाट इज लाइट ईयर. लाइट ईयर क्या है? व्हाट इज लाइट ईयर? फाइन. ओके. Light year is nothing but just measurement of distance. टाइम का यूनिट नहीं है बेटा, वो डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर. डिस्कस करेंगे अभी, एक मिनट रुको ना, अभी डिस्कस करते हैं. दूसरी चीज मुझे एक और बता, ये जो स्टार्स होते हैं उनका साइज सन के साइज से छोटा होता है बड़ा होता है? स्टार्स का साइज सन के साइज से छोटा होता है और बड़ा होता है? बिगर वन. यस बेटा, बिगर वन. बट तो फिर इतना छोटा सा क्यों दिखाई देता है? बिकॉज वो बहुत 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 ज्यादा दूरी पे है, इसके लिए हमको बहुत छोटा सा दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं, हम लोग नीचे से जब एरोप्लेन को देखते हैं हमको इतना सा दिखाई देता है, इतना सा ही तो है. बट हमारे जैसे 300-400 लोग अंदर बैठे रहते हैं बेटा. यस. तो हमारे जैसे लोग उसमें बैठे हुए हैं 300-400 लोग, बट हमको दिखता इतना सा ही है बिकॉज हमसे बहुत 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 ज्यादा दूरी पे होता. ठीक उसी तरह से जो स्टार्स भी हैं वो हमसे बहुत ज्यादा दूरी पे हैं. एक इमेजिनेशन करवाओ आप लोगों को, कितना ज्यादा दूरी पे है स्टार्स हमसे. अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये जो लाइट है, लाइट, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? तो आप बोलोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बोले तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड.
यस, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक बात बताना बेटा, अगर हमारा लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो एक मिनट में कितना करेगा? तो मल्टीप्लाई बाय 60, बिकॉज एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, और एक सेकेंड में 3 लाख, तो एक मिनट में कितना हो जाएगा? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 60। तो आप बोलोगे सर एक 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? अगेन मल्टीप्लाई बाय 60। फिर एक दिन में कितना ट्रैवल करेगा? अगेन मल्टीप्लाई बाय 24। फिर एक पूरे साल में कितना करेगा? तो मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, आई मीन 365। So 3 lakhs multiplied by 60 multiplied by 60 multiplied by 24 multiplied by 365, इतना किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा लाइट एक पूरे साल में ट्रैवल करता है। ये प्यारे बच्चों लोग, उस डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को बोलते हैं 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस। यस, so got it? What is 1 light year ka distance? Okay, so 1 light year ka distance is nothing but just distance traveled by light in year, in a year। एक ईयर में हमारा लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और आपको जान के हैरानी होगी बेटा कि जो स्टार्स हैं, ये जो हमारे स्टार्स हैं, इन स्टार्स तक हमारे लाइट को पहुंचने के लिए एक एक साल, 2-2 साल लग जाते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि बेटा हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और स्टार्स कितने बड़े हैं। एक और एग्जांपल दो आप लोगों को। मंगलयान देखा बेटा आप लोगों ने? मंगलयान मूवी, मंगलयान, यस, सब लोगों ने देखा बेटा। इवन अभी तो 10th के बुक्स में है भी, 10th के बुक में जो लास्ट टॉपिक है स्पेस मिशन, उसमें तो उसके बारे में दिया भी है। चलो बुक का पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रहता, बट मूवीज का तो याद रहता है। आप मुझे बताएंगे बट आप में से कोई मुझे बताएगा क्यों मूवी में लास्ट में वो सब साइंटिस्ट टेंशन में क्यों बैठे रहते हैं? वो सब टेंशन में क्यों बैठे रहते हैं? बारिश होती रहती है तो why they all are in tension? yes, मूवी देखा है ना सब लोगों ने? सब क्यों टेंशन में रहते हैं? बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम में मंगल हमसे सबसे ज्यादा करीब दूरी पे होता है, सबसे नजदीक होता हमसे, और उस समय पे अगर हमारा सैटेलाइट उसके इन्फ्लुएंस में नहीं गया तो फिर उस तक पहुंच पाना मुश्किल था। और आपको पता है ना बेटा उस सैटेलाइट को वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम गया? यस, कोई बताएगा कितना टाइम गया वहां तक पहुंचने के लिए? हट, 1 मंथ नहीं, 1 ईयर गया था बेटा। 1 ईयर गया था वहां तक पहुंचने के लिए। जाके मूवी देखो ध्यान से। यस, नूपुर ने सही आंसर दिया बेटा। यस, तो सोचो 1 साल लग गया। जो हमारे सैटेलाइट्स कितने फास्ट, मतलब रॉकेट से कितना फास्ट लॉन्च करते हैं, फिर भी बेटा उसको कितना समय लग गया? 1 साल लग गया था वहां तक पहुंचने के लिए। ऑलमोस्ट 1 ईयर लग गया था वहां तक पहुंचने के लिए। तो इसी से बेटा अंदाजा लगा लो कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। बहुत 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 बड़ा है बेटा हमारा यूनिवर्स। इवन स्टार्स भी हमसे बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पे हमारे लाइट को जाने के लिए वर्षों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं बेटा। यस, तो उसमें देखो पैरेलल मेथड क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरेलल मेथड। इसके बारे में आप लोग और भी जानते रहोगे पैरेलल मेथड के बारे में, बिकॉज मैथ्स में भी इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है बेटा। मैथ्स में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। जैसे मान लो कि यहां पे एक स्टार है और यहां पे एक स्टार है, और ये बांद्रा का सुशांत सिंह राजपूत का बंगला बेटा, जो आज अपने बीच नहीं है। होप
वो जहां पर भी होंगे हैप्पी होंगे। बेटा आपको पता है ना, वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। तो बेटा ना उनको एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत बहुत अच्छा नॉलेज था, और उनके पास बहुत महंगा वाला टेलीस्कोप भी था। सो बेटा कैसा होता है ना, इस स्टार से एक रे ऑफ लाइट आता है हमारे टेलीस्कोप में, और यहां से भी एक रे ऑफ लाइट आता है हमारे टेलीस्कोप में। ये दोनों रेस हमारे टेलीस्कोप में कितना एंगल बनाते हैं, वो थीटा। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाता हमारा एस। अब तो आपके दिमाग में वैसे ही फार्मूला आ गया रहेगा बेटा, राम सर ने हम लोगों को पढ़ाया है। राम सर, द ग्रेट राम सर, अपने मैथ्स के सर। यस, तो क्या फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। सो बेटा ये वाला डिस्टेंस हम लोग लाइट ईयर के टर्म में मेजर कर लेते हैं कि लाइट को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज आर। और ये दोनों रेस ने हमारे टेलीस्कोप में क्या एंगल फॉर्म किया हो, थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इन दोनों स्टार के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ये प्यारे बच्चे लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलैक्स मेथड। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। यस, सो ये पैरेलैक्स मेथड एक बार पढ़ लो बेटा सब लोग। आपके पास टेक्स्ट बुक है, उधर ही का उधर ही पढ़ लो, अभी के अभी पढ़ लो बेटा, जरा जल्दी से पढ़ के देखो कुछ डाउट है क्या। पढ़ लो, पढ़ के बताओ कुछ डाउट है क्या। डन, नो डाउट। नो डाउट बच्चे लोग। ओके, सो नेक्स्ट टाइम ये जो मैंने बाकी की चीजें बोले पढ़ के आना, और प्लीज सब लोग टेक्स्ट बुक अपने साथ रखना बेटा। एट द सेम टाइम आप लोगों ने लॉग टेबल देखने को सीखा, हाउ टू सी द लॉग टेबल। लॉग टेबल कैसे देखते हैं सबको, सब लोग सीख लिए क्या। अमोल सर ने सिखाया आप लोगों को लॉग टेबल से देखने का। लॉग टेबल बहुत मिक्स आ रहा है, सब कुछ नो बोल रहे हैं, कुछ हाँ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके, लिसन लिसन। नेक्स्ट टाइम आप सब एक लॉग टेबल खरीदना बेटा, बुक स्टोर में जाना, उनको बोलना लॉग टेबल दो, नवनीत का लॉग टेबल। ठीक है, ठीक है, तो नवनीत का एक लॉग टेबल ले लेना बेटा, 15 से 20 रुपीज के बीच में आएगा। ठीक है, वो एक लॉग टेबल खरीद लेना और अपना टेक्स्ट बुक दोनों साथ में लेके बैठना नेक्स्ट लेक्चर में। यस, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। व्हेन विल मीट नेक्स्ट टाइम, विल कंटिन्यू। चलो बाय, थैंक यू।
Bye everyone.